जय हिंद। कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक और जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में और बात करेंगे विंड्स के बारे में। विंड्स की कहानी क्या है? देखो, डेजर्ट एरियाज में जो भी लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जो भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसमें विंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विंड इज द मोस्ट डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट इन द डेजर्ट्स। और डेजर्ट्स में होता क्या है? ये जो डेजर्ट फ्लोर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बैरन होता है। ये जो डेजर्ट फ्लोर होता है, इस पे ना के बराबर वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो ये जो डेजर्ट फ्लोर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बैरन होता है। और क्योंकि डेजर्ट फ्लोर ड्राई होता है, बैरन होता है, तो इस वजह से ये जो डेजर्ट फ्लोर होता है, ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। और हमें ये पता है कि हॉट एयर राइजेस अप, गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करती है। और क्योंकि डेजर्ट का फ्लोर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो इसके ऊपर जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। और ये जो गर्म एयर होती है, ये ऊपर की तरफ मूव करने की शुरुआत करती है। ये जो एयर का अपवर्ड मूवमेंट होता है डेजर्ट एरियाज में, ये होता है अलोंग विद टर्बुलेंस। और इस एयर के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से डेजर्ट एरियाज में एडीज देखने को मिलते हैं, व्हर्लविंड्स देखने को मिलते हैं, अप ड्राफ्ट देखने को मिलते हैं, डाउन ड्राफ्ट देखने को मिलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो डेजर्ट एरियाज में एयर के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से हवा के बवंडर देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो एयर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, या फिर ये कहें कि ये जो एयर का वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है डेजर्ट एरियाज में, ऐसा नहीं है कि ये जो वर्टिकल मूवमेंट है ये सिर्फ डेजर्ट एरियाज में ही देखने को मिलता है। और भी जगहों पे ये जो एयर का अपवर्ड मूवमेंट है ये देखने को मिलता है। लेकिन डेजर्ट एरियाज में क्योंकि फ्लोर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये जो एयर का अपवर्ड मूवमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलता है। और क्योंकि ये जो एयर का अपवर्ड मूवमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, तो इस वजह से डेजर्ट एरियाज में एडीज देखने को मिलते हैं, व्हर्लविंड्स देखने को मिलते हैं, अप ड्राफ्ट देखने को मिलते हैं और डाउन ड्राफ्ट देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये जो एयर है, इस एयर का अपवर्ड मूवमेंट, इस एयर का इंटेंस वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलता है डेजर्ट एरियाज में। दूसरा, डेजर्ट एरियाज में ये जो विंड्स होती हैं ये अलोंग द डेजर्ट फ्लोर मूव करती हैं। और ये जो विंड्स होती हैं ये अलोंग द डेजर्ट फ्लोर मूव करती हैं विद ग्रेट स्पीड। और ये जो विंड्स हैं, जब ये अलोंग द डेजर्ट फ्लोर मूव करती हैं, तो इनकी वजह से भी टर्बुलेंस देखने को मिलता है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि डेजर्ट एरियाज में ये जो विंड्स हैं ये ग्रेट स्पीड के साथ में हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डेजर्ट एरियाज में ही देखने को मिलता है। हर जगह पे विंड का, एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन डेजर्ट एरियाज में ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ये जो अलोंग द डेजर्ट फ्लोर मूवमेंट होता है, ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होता है, ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे देखने को मिलता है। तो एक तो डेजर्ट एरियाज में बहुत ही इंटेंस एयर का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। और दूसरा, डेजर्ट एरियाज में ये जो विंड्स हैं ये अलोंग द डेजर्ट फ्लोर मूव करती हैं। और ये अलोंग द डेजर्ट फ्लोर मूव करती हैं विद ग्रेट स्पीड। और तीसरा, ये जो डेजर्ट एरियाज हैं इनमें स्टॉर्म विंड्स भी देखने को मिलती हैं। और ये जो स्टॉर्म विंड्स देखने को मिलती हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो डेजर्ट एरियाज में ये जो विंड का मूवमेंट है ये तीन तरीके से हो रहा है। कौन कौन से तीन तरीके? एक तो वर्टिकल मूवमेंट, या फिर ये कहें कि एयर का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरा, एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलता है, या फिर ये कहें कि एयर, या फिर ये कहें कि विंड अलोंग द डेजर्ट फ्लोर मूव करती है। और तीसरा, डेजर्ट एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड्स भी देखने को मिलती हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। विंड का मूवमेंट किस तरीके से होता है डेजर्ट एरियाज में, वो तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि ये जो विंड का मूवमेंट है इसकी वजह से होता क्या है। एक तो इसकी वजह से डिफ्लेशन होता है, दूसरा इसकी वजह से एब्रेशन होता है, और तीसरा इसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक तो इसकी वजह से डिफ्लेशन होता है, दूसरा इसकी वजह से एब्रेशन होता है, और तीसरा इसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले सवाल आता है कि डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। बेहद सिंपल, ये जो रॉक्स के सरफेस होते हैं, ये जो रॉक्स के सरफेस होते हैं, इन सरफेस के ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स, इन सरफेस के ऊपर से अदर स्मॉलर पार्टिकल्स को विंड के द्वारा लिफ्ट किया जाना और विंड के द्वारा रिमूव किया जाना, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है डिफ्लेशन। विंड
रॉक के सरफेस के ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स को, अदर स्मॉलर पार्टिकल्स को लिफ्ट करती है और रिमूव करती है, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को बुलाते हैं डिफ्लेशन। फिर दूसरा है एब्रेशन, और एब्रेशन का मतलब क्या होता है? होपफुली आपको अब तक समझ में आता होगा। जब विंड बहेगी और अपने साथ में डस्ट पार्टिकल्स लेके जाएगी, अदर पार्टिकल्स को लेके जाएगी, तो ये जो मूविंग विंड है जब किसी अदर सरफेस के साथ में टकराएगी, तो इस विंड में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस विंड में जो अदर स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो भी उस अदर सरफेस के साथ में टकराएंगे, वो भी उस अदर सरफेस के साथ में घिसेंगे। और जब ये पार्टिकल्स अदर सरफेस के साथ में टकराएंगे और घिसेंगे, तो ये जो अदर सरफेस है इसमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, इसमें स्ट्रेस देखने को मिलेगा। इस फ्रिक्शन और स्ट्रेस की वजह से ये जो अदर सरफेस है इसमें वियर एंड टीयर देखने को मिलेगा, और वियर एंड टीयर होने की शुरुआत हो गई। इसका मतलब क्या है कि इस अदर सरफेस में इरोजन देखने को मिलेगा। तो ये जो डस्ट के पार्टिकल्स, ये जो विंड के पार्टिकल्स किसी अदर सरफेस के साथ में टकराते हैं, घिसते हैं, और उस घिसने की वजह से जो फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जो स्ट्रेस देखने को मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को एब्रेशन बोलते हैं। और तीसरा इंपैक्ट। और इंपैक्ट का मतलब क्या है? ये जो विंड है ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ में फ्लो कर रही है। ये विंड अपने साथ में खूब सारे डस्ट को लेके जा रही है, खूब सारे सैंड को लेके जा रही है, खूब सारे पार्टिकल्स को लेके जा रही है। जब ये विंड विद फोर्स किसी अदर सरफेस के साथ में टकराएगी, तो ये जो विंड का फोर्स है, ये जो विंड का मोमेंटम है, इस मोमेंटम की वजह से ये जो अदर सरफेस है ये इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, इंपैक्ट होगा। इस अदर सरफेस में स्ट्रेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस देखने को मिलेगा। और जब स्ट्रेस होगा तो ये जो अदर सरफेस है इसमें वियर एंड टीयर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, वियर एंड टीयर देखने को मिलेगा। और जब वियर एंड टीयर की शुरुआत हो गई तो अल्टीमेटली ये जो अदर सरफेस है इसमें इरोजन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इरोजन देखने को मिलेगा। और ये जो विंड का फोर्स है, ये जो विंड का इंपैक्ट है, ये कभी कभी बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है। इतना सीवियर होता है कि इसको सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन से कंपेयर किया जाता है। इतना सीवियर होता है कि इसकी वजह से कभी कभी हॉलोज क्रिएट हो जाते हैं। तो इंपैक्ट का मतलब क्या है? इंपैक्ट का मतलब बड़ा सिंपल, द sheer force of momentum which occurs when sand is blown into or against a rock surface। ये जो विंड है इसकी वजह से एक तो डिफ्लेशन देखने को मिलता है, दूसरा एब्रेशन देखने को मिलता है, और तीसरा इंपैक्ट देखने को मिलता है। इस डिफ्लेशन की वजह से, इस एब्रेशन की वजह से और इस इंपैक्ट की वजह से ये जो डेजर्ट एरियाज हैं इनमें खूब सारे इरोजनल फीचर्स और इनमें खूब सारे डिपोजिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। इन इरोजनल फीचर्स और डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, हमें इतना तो समझ में आ गया कि डेजर्ट एरियाज में विंड इज द मोस्ट डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट। लेकिन विंड के अलावा भी ये जो डेजर्ट एरियाज हैं इनमें एक और जियोमॉर्फिक एजेंट फंक्शन करता है, ऑपरेट करता है, और वो जियोमॉर्फिक एजेंट है मास वेस्टिंग एंड रनिंग वाटर एज अ शीट फ्लड्स। देखो, डेजर्ट एरियाज में होता क्या है? डेजर्ट एरियाज में रेन ना के बराबर होती है। रेन ना के बराबर होती है, लेकिन जब भी होती है तब बहुत ही ज्यादा टोरेंशियल होती है। टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलती है। टोरेंशियल रेनफॉल का मतलब कि छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पानी बरस जाएगा, तो टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलती है। और जब टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलेगी तो जो वाटर फ्लो करेगा उसका फ्लो भी तेज होगा या धीमे होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, टोरेंशियल रेनफॉल है तो रनिंग वाटर जो है वो एक तरीके से शीट फ्लड्स जो है उनको क्रिएट करता है, उनका रीजन बनता है। और देखो, जो डेजर्ट रॉक्स होती हैं उनकी भी कंडीशन देखो। ये जो डेजर्ट रॉक्स हैं इनके ऊपर ना के बराबर वेजिटेशन होती है, ना के बराबर वेजिटेशन है। अब अगर जरा सी विंड चलेगी या जरा सा पानी बहेगा तो इन रॉक्स के ऊपर जो भी वेदर्ड मटेरियल होगा उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको रिमूव करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? भाई, अगर वेजिटेशन हो तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है उस वेजिटेशन की वजह से जो फ्लो है पानी का, जो फ्लो है विंड का, उसमें कुछ रुकावट आए। लेकिन वेजिटेशन है ही नहीं, ना के बराबर है, तो विंड खूब तेज फ्लो करती है, रनिंग वाटर एकदम शीट फ्लड्स के जैसे फ्लो करता है,
क्योंकि वेजिटेशन नहीं है तो ये जो रनिंग वाटर है इसके लिए वेदर्ड मटेरियल को रिमूव करना बेहद इजी होता है। दूसरा, अगर टेम्परेचर सिचुएशन भी देखोगे तो डेजर्ट एरियाज में जो ड्यूरेनल वेरिएशन होता है टेम्परेचर का वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और जब इतना सीवियर ड्यूरेनल वेरिएशन देखने को मिलेगा टेम्परेचर में, तो ये जो डेजर्ट रॉक्स हैं इनमें स्ट्रेस जनरेट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, रात में टेम्परेचर बहुत कम है और दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जो डेजर्ट रॉक्स होती हैं उनमें खूब सारा स्ट्रेस देखने को मिलता है। और जब स्ट्रेस होगा तो वेदरिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? वेदरिंग देखने को मिलेगी। ये जो डेजर्ट रॉक्स हैं इनके साथ में एक सिचुएशन और है कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो जो डिके है वो फास्ट होगा या वो स्लो होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, डिके फास्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डिके भी फास्टर हो जाता है। वेजिटेशन नहीं है, जो ड्यूरेनल वेरिएशन है टेम्परेचर का वो बहुत ज़्यादा है। इन जनरल दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये जो रॉक्स हैं इनमें मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग की जो प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी या कम देखने को मिलेंगी? वो इंटेंसली देखने को मिलेंगी या कम इंटेंसली देखने को मिलेंगी? बट ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली देखने को मिलेंगी। तो ये जो डेजर्ट रॉक्स होती हैं इनके ऊपर ना के बराबर वेजिटेशन होती है। ये जो डेजर्ट रॉक्स होती हैं इनमें खूब सारी मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग की प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं। और ये जो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग की प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं ये देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक ड्यूरेनल टेम्परेचर चेंजेस एंड दे डिके फास्टर। फास्टर डिके क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डेजर्ट रॉक्स के ऊपर ना के बराबर वेजिटेशन होती है, तो जब भी टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलती है इस टोरेंशियल रेनफॉल की वजह से शीट फ्लड्स जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। और इस टोरेंशियल रेनफॉल के लिए जो वेदर्ड मटेरियल है उसको रिमूव करना, उसको कैरी करना बेहद इजी हो जाता है। तो डेजर्ट एरियाज में विंड्स की वजह से ये जो डिब्रीज हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं, इनको रिमूव किया जाता है वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन विंड्स के साथ साथ जो रेन वॉश होता है, जो शीट वॉश होता है, जो शीट फ्लड्स होती हैं, जो टोरेंशियल रेन होती है, उसकी वजह से भी खूब सारा इरोजन देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी खूब सारे मटेरियल्स का रिमूवल देखने को मिलता है। और ये जो टोरेंशियल रेनफॉल होती है, ये जो शीट वॉश होती है, ये जो शीट फ्लड होती है, ये भी खूब सारे फाइन मटेरियल्स को मूव करती है, रिमूव करती है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है। और इसकी वजह से भी जो डेजर्ट एरियाज में इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं, वो शेप होते हैं, उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल, हमें ये समझना है एक तो कि डेजर्ट एरियाज में जो मेन जियोमॉर्फिक एजेंट है, जो डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट है वो कौन सा है? वो तो विंड है। लेकिन विंड के साथ साथ ये जो टोरेंशियल रेन होती है, ये जो शीट वॉश है, ये जो शीट फ्लड है, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट काम करती है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि डेजर्ट एरियाज में मोस्ट डोमिनेंट जियोमॉर्फिक एजेंट कौन सा है? विंड है। लेकिन विंड के साथ साथ ये जो शीट फ्लड्स होती हैं, ये जो टोरेंशियल रेन होती है, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। फिर इसके बाद बात आती है इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। डेजर्ट एरियाज में कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात की गई है पेडीमेंट्स के बारे में और पेडी प्लेन्स के बारे में। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि पेडीमेंट्स क्या होते हैं और पेडीमेंट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखो, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है, और डेजर्ट एरियाज में माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन के फुट पे
इस माउंटेन के फुट हिल पे ये जो रॉकी फ्लोर देखने को मिलता है, ये जो जेंटल रॉकी फ्लोर देखने को मिलता है, इसी जेंटल रॉकी फ्लोर को क्या बुलाया जाता है? इसी जेंटल रॉकी फ्लोर को पेडिमेंट बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। कोई माउंटेन है, उस माउंटेन के फुट पे, उस माउंटेन के फुट हिल पे ये जो जेंटल रॉकी फ्लोर देखने को मिलता है, ये जो जेंटल रॉकी फ्लोर देखने को मिलता है, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को पेडिमेंट बुलाते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो पेडिमेंट है ये फॉर्म होता है इरोजन की वजह से। ये जो पेडिमेंट है ये फॉर्म होता है इरोजन की वजह से, और ये जो इरोजन होता है ये प्राइमरीली होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ स्ट्रीम या बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द शीट फ्लडिंग, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द शीट फ्लडिंग। शीट फ्लडिंग या स्ट्रीम के एक्शन की वजह से प्राइमरीली ये इरोजन देखने को मिलता है, और इस इरोजन की वजह से ये जो जेंटल रॉकी फ्लोर फॉर्म होता है, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को बुलाते हैं पेडिमेंट। बहुत सिंपल। ये जो इमेजेस में आप देख सकते हो, ये तो कोई माउंटेन है। ये जो माउंटेन है इसका ये फुटिल है, यहां से फुटिल की शुरुआत हो गई। फुटिल के बाद ये जो जेंटल रॉकी फ्लोर देखने को मिल रहा है, ये जो जेंटल रॉकी फ्लोर देखने को मिल रहा है, इस जेंटल रॉकी फ्लोर को ही क्या बुलाया जाता है? पेडिमेंट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पेडिमेंट बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो पेडिमेंट्स हैं, या फिर ये कहें कि ये जो फीचर दिख रहा है इंसलबर्ग, ये किस तरीके से फॉर्म होता है? देखो, कई सारे जोग्राफर्स हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से स्लोप फॉर्म होता है। जैसे डेविस ने अपनी थ्योरी दी है, एक पेंक नाम के जोग्राफर हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, एक एलसी किंग है, उन्होंने अपना मॉडल दिया है, एलसी किंग मॉडल चलता है। ये जो इंसलबर्ग का फॉर्मेशन है इसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये एलसी किंग का मॉडल। तो एलसी किंग का मॉडल क्या है उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप तब पढ़ते हो जब आप ज्योग्राफी बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते हो, लेकिन हमें उतना पीएचडी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा ऑप्शनल नहीं है। लेकिन हाँ, बेसिक तौर पे समझ लेते हैं कि ये जो पेडिमेंट है या फिर प्राइमरीली ये जो इंसलबर्ग नाम का फीचर है ये किस तरीके से फॉर्म होता है, बस जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक एलसी किंग का मॉडल है जो कि सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है इन इंसलबर्ग को। अगर आप चाहो तो गूगल करना और देखना कि एलसी किंग का मॉडल क्या कहता है, अदरवाइज ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। देखो, होता क्या है, होता ये है कि ये जो माउंटेन है हो सकता है कि ये पहले कभी कुछ इस तरीके की शेप में एग्जिस्ट करता हो। ये जो माउंटेन है ये पहले कभी कुछ इस तरीके की शेप में एग्जिस्ट करता हो। अगर समझने के लिए इसको दोबारा से ड्रॉ करें तो हम ये कह रहे हैं कि जो माउंटेन है ये हो सकता है पहले कभी कुछ इस तरीके की शेप में एग्जिस्ट करता हो, कुछ इस तरीके की शेप में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन फिर इरोजन होने लगा, और इरोजन होने लगा तो कुछ इस तरीके से इरोजन हुआ, ऐसे इरोजन हुआ, फिर ऐसे इरोजन हुआ और ऐसे इरोजन हुआ। मतलब ये जो इतना बाहर वाला हिस्सा है ये इरोड हो गया और कुछ इस तरीके का जो सरफेस है वो क्रिएट हुआ। ये यहां से ये जो क्रिएट हो रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं? ये जो यहां से क्रिएट हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं पेडिमेंट। क्या बोल रहे हैं? पेडिमेंट। अब एलसी किंग क्या कहते हैं कि ये जो स्लोप है ये स्लोप रिट्रीट करता है, ये स्लोप पीछे की तरफ जाने की शुरुआत करता है इरोजन की वजह से। ये जो स्लोप है ये और पीछे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अब जो नया स्लोप है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जो नया स्लोप है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन हाँ, ये तो अभी भी सीधा है, ये जो एंगल है ये अभी भी उतना है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है वो थोड़ा और हो गया। फिर फर्दर होगा तो ये जो स्लोप है और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, और ज़्यादा नीचे जाने के बाद कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। फिर आगे कैसे होगा? फिर आगे ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो स्लोप है ये और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ये स्लोप जो है वो और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, और ऐसे करते करते एक जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये जो स्लोप है ये ऑलमोस्ट प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्लोप है ये ऑलमोस्ट प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, स्लोप तो नीचा होता जा रहा है, स्लोप तो एकदम फीचरलेस होता जा रहा है, स्लोप तो ऑलमोस्ट प्लेन बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अभी भी खड़ा हुआ है, और ये हिस्सा इधर भी ऐसे ही होगा, ये हिस्सा इधर भी तो ऐसे ही इरोजन हो रहा है, इधर भी ऐसे इरोजन हो रहा है, तो इधर भी स्लोप तो बन गया है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये हिस्सा अभी भी खड़ा हुआ है। ये जो पूरा माउंटेन था इसमें खूब सारा इरोजन हुआ, और इरोजन होने के बाद ये जो माउंटेन का छोटा सा रेमिनेंट रह गया है, ये जो बचा हुआ हिस्सा खड़ा हुआ रह गया है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इंसलबर्ग बोलते हैं। माउंटेन ने इरोड होते 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 होते
ये जो स्लोप है, ये जो रॉकी फ्लोर है, इसको फॉर्म कर दिया, और ये जो जेंटल रॉकी फ्लोर है इसको हम क्या बुला रहे हैं, पेडीमेंट बुला रहे हैं। लेकिन इस पेडीमेंट के ऊपर ये जो माउंटेन का छोटा सा रेमिनेंट रह गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसलबर्ग। क्या बोलते हैं, इंसलबर्ग। और ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द पैरेलल रिट्रीट ऑफ द स्लोप। ये जो स्लोप है ये पीछे की तरफ जा रहा है और पैरेलल ही जा रहा है। देखो स्लोप चेंज हो रहा है, नीचे देखोगे तो स्लोप चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर ये जो है ये अभी भी सेम है, ऊपर ये जो है ये अभी भी सेम है। तो पैरेलल रिट्रीट ऑफ द स्लोप की वजह से ये जो इंसलबर्ग है ये अल्टीमेटली फॉर्म होता है। आपको होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। और ये जो ऑलमोस्ट फीचरलेस प्लेन फॉर्म हुआ, इस ऑलमोस्ट फीचरलेस प्लेन को क्या बुलाते हैं, पेडी प्लेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पेडी प्लेन बुलाते हैं। देखो होपफुली ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर कंफ्यूजन भी है तो कमेंट करके पूछ लेना, बट मोटा मोटा आपको समझना है। मोटा मोटा हो ये रहा है, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, अगर ड्राइंग अच्छी होती तो थोड़ा बेहतर तरीके से समझते अपन, लेकिन हो ये रहा है कि इरोजन हुआ, और ये जो सरफेस है, ये जो इरोजन के बाद ये जो माउंटेन है वो कुछ इस तरीके का बना, कुछ इस तरीके का बना। फिर और इरोजन हुआ तो ये जो स्लोप है ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो पेडिमेंट है इसका स्लोप और ज्यादा जेंटल हो जाएगा। फिर आगे जाके ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ये जो पेडिमेंट का स्लोप है वो और ज्यादा जेंटल हो जाएगा। जेंटल होते होते ये जो पेडिमेंट का स्लोप है ये तो ऑलमोस्ट फीचरलेस हो जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाली चीज है, ये ऊपर वाली चीज ऐसे ही खड़ी हुई है। ये जो रेमिनेंट रह गया माउंटेन का, इसको हम क्या बुला रहे हैं, इसको हम इंसेलबर्ग बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं, इंसेलबर्ग बुला रहे हैं। और ये जो ऑलमोस्ट फीचरलेस प्लेन बना, इसको हम क्या बुला देते हैं, इसको हम बुला देते हैं पेडी प्लेन बुला देते हैं। क्या बुला देते हैं, पेडी प्लेन बुला देते हैं। और इसके बीच में ये जो जेंटल रॉकी फ्लोर बना था, उस जेंटल रॉकी फ्लोर को क्या बुलाते हैं, पेडीमेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पेडीमेंट बुलाते हैं। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। देखो, द जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स close to the mountains at their foot with or without thin cover of debris is called pediments. pediments का मतलब क्या है, माउंटेन के फुट पे जो जेंटल रॉकी फ्लोर देखने को मिलता है, जो जेंटल रॉकी फ्लोर बनता है, उसी को क्या बुलाते हैं, उसी को पेडिमेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पेडिमेंट बुलाते हैं। ये जो रॉकी फ्लोर बना, ये बना बिकॉज ऑफ इरोजन ऑफ माउंटेन फ्रंट। माउंटेन फ्रंट पे इरोजन होता है, और ये जो इरोजन होता है ये होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग। इस इरोजन की वजह से ये जो रॉकी फ्लोर है जिसको हम पेडिमेंट बुला रहे हैं वो फॉर्म होता है। अच्छा, जब एक बार पेडिमेंट फॉर्म हो जाता है तो ये जो पेडिमेंट है इस पे एक स्टीप वॉश स्लोप देखने को मिलता है, एक बहुत ही स्टीप वॉश स्लोप देखने को मिलता है, और एक क्लिफ देखने को मिलती है। देखो अभी हमने बात की, ये तो स्लोप है, ये तो स्लोप देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ये एक तरीके से क्लिफ जैसी दिखाई दे रही है ना। तो ये जो इरोजन है, जब पेडिमेंट फॉर्म होता है तो पेडिमेंट के फॉर्म होने के बाद एक तो स्टीप वॉश स्लोप देखने को मिलता है और दूसरा क्लिफ देखने को मिलती है। ये जो स्टीप वॉश स्लोप होता है और ये जो क्लिफ या फिर फ्री फेस होता है, ये रिट्रीट करने की शुरुआत करता है, ये पीछे जाने की शुरुआत करता है। रिट्रीट किस तरीके से करता है वो अभी हमने इस डायग्राम में देखा है। तो ये जो स्लोप है और ये जो क्लिफ है वो पीछे की तरफ जाने की शुरुआत करती है, रिट्रीट करने की शुरुआत करती है। और ये जो इरोजन का मेथड है इसी को क्या बुलाते हैं, इसी को पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स बुलाते हैं। ये जो पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स है ये हो रही है बाया वेक बेस्टिंग, पीछे की तरफ इरोजन हो रहा है। ये जो पीछे की तरफ इरोजन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स। क्या बोलते हैं, पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स बोलते हैं। धीरे धीरे ये इरोजन होता रहेगा, ये जो स्लोप है ये रिट्रीट करता रहेगा, ये पीछे की तरफ जाता रहेगा, और अल्टीमेटली ये जो माउंटेन है पूरा का पूरा माउंटेन ये एकदम से रिड्यूस हो जाएगा और छोटा मोटा रेमिनेंट रह जाएगा। वो जो रेमिनेंट, जो बचा कुचा माउंटेन का रेमिनेंट होता है उसी को क्या बुलाते हैं, उसी को इंसलबर्ग बुलाते हैं। इंसलबर्ग इज अ रेमिनेंट ऑफ द माउंटेन, इंसलबर्ग रह जाता है। और फिर अल्टीमेटली ये जो लंबा चौड़ा माउंटेन था, ये जो हाई रिलीफ थी, ये अल्टीमेटली लो फीचरलेस प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो लो फीचरलेस प्लेन बनेगा
इसको क्या बुलाएंगे, इसको पेडिप्लेन बुलाएंगे। देखो बड़ा सिंपल, सबसे पहले फॉर्म होता है पेडिमेंट। सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, पेडिमेंट। भाई ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन में इरोजन हुआ तो कैसी शेप फॉर्म हो रही है, कुछ इस तरीके की शेप जो है वो फॉर्म हो रही है, कुछ इस तरीके की। ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये पेडिमेंट है। फिर फर्दर इरोजन होता रहेगा और ये जो स्लोप है वो रिट्रीट करता रहेगा, वापस जाता रहेगा। तो ये जो पूरा हाई रिलीफ है ये एक बहुत ही जेंटल स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर जो माउंटेन का रेमिनेंट देखने को मिलेगा उसको क्या बुलाते हैं, उसको इंसलबर्ग बुलाते हैं। और जब अल्टीमेटली ये जो जेंटल स्लोप है, ये जो रॉकी फ्लोर है, ये फीचरलेस प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसको क्या बुलाएंगे, तब इसको पेडिप्लेन बुलाएंगे। देखो पेडिमेंट क्या होता है और पेडिप्लेन क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगला इरोजनल लैंडफॉर्म है प्लायास। और प्लायास की सिचुएशन क्या है, देखो डेजर्ट एरियाज में माउंटेन्स और हिल्स के बीच में एक बेसिन जैसी चीज देखने को मिलती है। माउंटेन्स और हिल्स के बीच में एक बेसिन जैसी चीज देखने को मिलती है। ये जो बेसिन जैसी चीज देखने को मिलती है इसमें कभी कभी पानी बढ़ जाता है। जब डेजर्ट एरियाज में टोरेंशियल रेनफॉल होगी तो ये जो बेसिन होता है, ये जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे में ड्रेनेज देखने को मिलता है और इस गड्ढे में पानी बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो बेसिन है, अब इस बेसिन में जो सैंड है, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो भी सेडिमेंट्स हैं, वो भी तो आ रहे होंगे। तो इस बेसिन के बेस पे, इस बेसिन के नीचे ये जो सेडिमेंट्स हैं उनका डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। और बेसिन का जो सेंटर होता है वो ऑलमोस्ट प्लेन जैसा होता है। इस गड्ढे में जब टोरेंशियल रेनफॉल्स होती हैं तब पानी बढ़ जाता है और एक छोटी सी वाटर बॉडी सी क्रिएट हो जाती है। ये जो वाटर बॉडी होती है, ये जो शैलो लेक होती है, इसी को क्या बुलाते हैं, प्लाया बुलाते हैं। लेकिन ध्यान देना, डेजर्ट एरिया है, टोरेंशियल रेनफॉल की वजह से पानी आया तो ये जो प्लाया है इसमें पानी भर गया और ये शैलो लेक जैसी दिखाई दे रही है। लेकिन पानी इसमें हमेशा नहीं रहेगा। जब गर्मी पड़ेगी और जब बारिश नहीं होगी तो ये जो पानी है ये इवेपोरेट हो जाएगा और ये जो प्लाया है ये खाली हो जाएगी। अच्छा, ये जो प्लायाज होते हैं क्योंकि ये डेजर्ट एरियाज में होते हैं तो इनमें खूब सारे सॉल्ट्स के डिपोजिशन भी देखने को मिलते हैं। और जब प्लाया में से पानी इवेपोरेट कर जाता है तो ये जो प्लाया प्लेन है इसके ऊपर खूब सारे सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जब ये प्लाया प्लेन्स सॉल्ट से कवर्ड होते हैं तब इनको एल्कलाई फ्लैट्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, एल्कलाई फ्लैट्स बुलाया जाता है। देखो इसको भी एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि कुछ इस तरीके से, कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये है कोई माउंटेन, ये क्या है, ये कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है। और इस माउंटेन के जस्ट नीचे थोड़ा सा आगे चल के ऐसा कोई बेसिन सा बना हुआ है, छोटा सा कोई बेसिन सा बना हुआ है। और फिर इधर ये जो है ये डेजर्ट का फ्लोर है। अच्छा, ये जो डेजर्ट का फ्लोर है ये एरिड रीजन है तो यहाँ पे बारिश ना के बराबर हो रही है। ये भी सेमी एरिड सा रीजन है तो यहाँ पे एरिड रीजन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही है। अब अगर दोनों चीजों को कनेक्ट करें तो इवेंचुअली ये जो हाई रिलीफ है, यहाँ पे ये जो रॉकी फ्लोर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिमेंट। क्या बोलते हैं, पेडिमेंट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। पेडिमेंट से नीचे आओगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिब्रीज का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। हालांकि किताब में बात नहीं की गई है लेकिन ज्योग्राफी में अगर ढंग से पढ़ोगे तो ये जो पेडिमेंट के नीचे डिब्रीज का, छोटे छोटे पेबल्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है, इसको बजदा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बजदा बुलाते हैं। और बजदा के नीचे ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को क्या बुलाते हैं, इसको प्लाया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, प्लाया बुलाते हैं। तो हिल्स और माउंटेन्स के बेस पे, हिल्स और माउंटेन्स के बीच में ये जो डिप्रेशन देखने को मिलता है, ये जो बेसिन देखने को मिलता है, इसी बेसिन को प्लाया बुलाते हैं। जब बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है इस प्लाया में और ये जो प्लाया है ये एक शैलो लेक के जैसे दिखाई देती है। लेकिन पानी हमेशा नहीं रहेगा। जब गर्मी पड़ेगी, बारिश नहीं होगी तो ये जो पानी है ये इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट होने के बाद, अब क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी भरा हुआ था तो ये जो प्लायाज हैं इनमें खूब सारे सॉल्ट के डिपोजिशन भी देखने को मिलते हैं। जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो प्लाया प्लेन के ऊपर खूब सारा सॉल्ट का डिपोजिशन देखने को मिलता है और तब इस प्लेन को क्या बुलाया जाता है, एल्कलाई फ्लैट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, एल्कलाई फ्लैट बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। और आज की बातचीत हम हमारी यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आगे के जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।